introducing our next, and that is अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी। ओके, लेकिन इतना प्रोलॉन्ग नेम लिखने के बजाय हम इनको सिर्फ क्या भी कहते हैं, अल बैरूनी। अच्छा बच्चों, जो स्टूडेंट लास्ट क्लास में नहीं थे उनके लिए भी और जो थे उनके लिए भी एक हल्का सा रिव्यू दे रहा हूँ मैं पिछले क्लासेस का। हम मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़ रहे थे और उनकी कंट्रीब्यूशंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा ही था कि हम उनकी कंट्रीब्यूशंस और अचीवमेंट देखेंगे और आप लोग उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन 1 और 2 लाइन का अपने पास क्विक इंट्रोडक्शन अपने पास लिखेंगे, ठीक है, 1 to 2 लाइन का सर्च करके, ताकि आप लोगों की अपनी भी एक सर्च हो उसमें। अच्छा, हमारा टॉपिक है पाकिस्तानी मुस्लिम साइंटिस्ट, जिसमें हम लोग सबसे पहले हमने पढ़ा इब्न अल हैशम, उसके बाद हमने पढ़ा याकूब अल किंदी, और उसके बाद हम अब देख रहे हैं अल बैरूनी। इब्न अल हैशम की कंट्रीब्यूशन जो है वो लाइट और मेडिसिन से रिलेटेड है, और उसके बारे में हमने देखा कि उन्होंने जो है क्या क्या कंट्रीब्यूशन दी। मैं कोई एक रिव्यू दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि उन्होंने एक किताब लिखी, किताबुल मनाजिर, जो कि उसके बाद उन्होंने लाइट के मुतालिक बताया, लाइट के नेचर को डिस्कस किया कि ये जो है एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। साथ ही साथ उन्होंने जो है ह्यूमन आई की वर्किंग के बारे में बताया, और उन्होंने पिन होल कैमरा भी इन्वेंट किया, फर्स्ट कैमरा, पिन होल कैमरा उन्होंने इन्वेंट किया। ये कंट्रीब्यूशन थे इब्न अल हैशम के। उसके बाद याकूब किंदी के बारे में हमने पढ़ा। याकूब किंदी के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने मीटरोलॉजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और टाइड से रिलेटेड स्टडी की, रिसर्च की। अच्छा, साउंड और ऑप्टिक्स में उनका सबसे ज़्यादा फेमस वर्क जो है वो साउंड और ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। साउंड एक ब्रांच है फिजिक्स की, ऑप्टिक्स भी जो लाइट से रिलेटेड है वो भी ब्रांच है फिजिक्स की। उसके बाद उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी कि उन्होंने म्यूजिकल नोट्स, म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं जो हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे बजाते हैं ना, म्यूजिकल नोट्स, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे उनकी फ्रिक्वेंसीज के टर्म्स में उनको एक्सप्रेस किया। साउंड की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मेरे साउंड की एक फ्रिक्वेंसी है। बर्ड के साउंड की एक फ्रिक्वेंसी होती है, बच्चों की अलग होती है, बड़ों की अलग होती है, और डिफरेंट हवा चल रही है तो उसकी भी एक फ्रिक्वेंसी है साउंड की। जितने भी साउंड उनकी फ्रिक्वेंसी होती है। जो म्यूजिकल नोट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट तो इंसानों ने बनाए थे, लेकिन उसको म्यूजिकल नोट को फ्रिक्वेंसी के हिसाब से नहीं बताया था कि किस नोट की क्या फ्रिक्वेंसी होती है। तो याकूब किंदी ने म्यूजिकल नोट की फ्रिक्वेंसीज के टर्म्स में एक्सप्लेन किया, ठीक है। उन्होंने मेडिसिन में भी काम किया, और उनकी एक अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने जो ऑप्टिक्स पे काम किया था, ऑप्टिक्स यानी कि लाइट से रिलेटेड काम किया था, उसको लैटिन में ट्रांसलेट किया गया। और मैंने एक्सप्लेन किया था कि ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि डिफरेंट इलाकों के साइंटिस्ट ने, डिफरेंट इलाकों के हुकूमतों ने, गवर्नमेंट्स ने उनके को ट्रांसलेट करके अपने इलाकों में पढ़ाया होगा, उस पर रिसर्च की होगी फर्दर। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज हम बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं अल बैरूनी, जो हमारे थर्ड मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। इसके बाद हम डॉक्टर अब्दुल कलाम और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के मुतालिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अल बैरूनी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोग लिखेंगे अपने पास, 1 to 2 लाइन का। बैरून के रहने वाले थे, कब पैदा हुए, और मैं इनकी फील्ड ऑफ वर्क से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ कि इनकी फील्ड ऑफ वर्क जो है वो ज्योग्राफी है। इसको फिजिक्स में ही काउंट करेंगे हम लोग, ज्योग्राफी। वैसे ज्योग्राफी तो बेसिकली दुनिया के उसके स्टडी को बोलते हैं ना, जोग्राफिया को। लेकिन इसको अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से हम ज्योग्राफी कह रहे हैं, क्योंकि मैंने ज्यादातर वर्क जो है ना वो अर्थ से रिलेटेड किया है। अर्थ से, मून से, सन से, और इनकी मूवमेंट से, इनकी मूवमेंट किस तरीके से होती है। तो अल बैरूनी की बच्चों फील्ड ऑफ वर्क हम ज्योग्राफी काउंट करें, वैसे फिजिक्स भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ इनकी कंट्रीब्यूशन वन बाय वन। तो सबसे पहले इनकी कंट्रीब्यूशन ये है कि ही वाज द फर्स्ट वन टू एक्सप्लेन, या ही प्रूव्ड,
अर्थ इज राउंड। उस जमाने के लोगों का मानना था बच्चों, क्योंकि लोगों ने इतनी डिस्कवरीज नहीं की थी, दुनिया से बाहर जाना तो बहुत दूर की बात है, दुनिया में ही पूरी तरह नहीं घूमे थे। जैसे आज भी दुनिया के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं। मेनली सी सी लाइफ जो है वो अभी तक 80%, या चले और मार्जिन दे दें तो 70% सी लाइफ अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुई है। समंदर के अंदर किस किस तरह के क्रीचर्स रहते हैं उसके बारे में इंसानों को सिर्फ 30% पता है, 70% को अभी तक हमने डिस्कवर ही नहीं किया है। तो उस जमाने में तो बिल्कुल ही डिस्कवर नहीं हुआ था ये कि अर्थ कैसी है। तो लोगों का मानना था अर्थ फ्लैट है, सीधी है बिल्कुल। लेकिन ही वॉज द वन ही प्रूव कि अर्थ राउंड है पूरी। ठीक है, ये इनकी पहली कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद हम देखें तो इन्होंने अर्थ सिर्फ ये नहीं बताया कि अर्थ राउंड है, इसका पूरा सरकमफेरेंस भी मेजर किया। इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें और ये पूरी जो बाउंड्री की, आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है किसी भी सर्कुलर बॉडी की, उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो इन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया अर्थ राउंड है, साथ ही साथ इन्होंने मेजर भी किया सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ। अर्थ का सरकमफेरेंस भी मेजर किया इन्होंने। ठीक है, he measured the circumference of earth। सरकमफेरेंस बच्चों किसको कहते हैं? किसी भी सर्कुलर बॉडी की जो आउटर बाउंड्री होती है। जैसे गाड़ी का टायर है, सर्कुलर एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से और कोई बॉल है या कोई रिंग है, उस रिंग का जो बेसिकली आउटर बाउंड्री है ना बच्चों, उसको हम कहेंगे सरकमफेरेंस। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। कोई राउंड बॉडी है, इसका ये कहलाता है सेंटर। सेंटर से आउटर बाउंड्री तक को बोलते हैं रेडियस। इसको डबल कर लें यानी कि ये पूरा हाफ होगा, ये कहलाएगा डायमीटर। और ये जो आउटर बाउंड्री है पूरी, कहीं से भी स्टार्ट ले लें, यहाँ से स्टार्ट ले लें, जो पूरा कंप्लीट ये जो राउंड होगा इसको हम बोलेंगे सरकमफेरेंस। तो अर्थ का सरकमफेरेंस इन्होंने कैसे मेजर किया होगा? क्या है कोई मेजरिंग टेप लेके पूरा अर्थ का चक्कर लगाया हुआ है? नहीं, इन्होंने अपनी नॉलेज को यूज करते हुए एक पहाड़ पे जाके एक स्टिक वहां पर दबाई, एक खास जगह पे जाके, और वहां पे देखा उसका शेडो कितनी देर में मूव हो रहा है। और फिर एंगल से और ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करके इन्होंने पूरा सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ जो है कैलकुलेट किया। और वो अप्रोक्सीमेटली बराबर था, क्योंकि बाद में जब इन्वेंशन हुई, सैटेलाइट बने, तो अब तो सैटेलाइट आराम से मेजर कर सकता है। अब तो सैटेलाइट बहुत आराम से मेजर कर सकता है इसको। सैटेलाइट एक रेस फेंकता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर सैटेलाइट है, इस तरीके का कुछ सैटेलाइट होता है। ये सैटेलाइट रेस फेंक के अंदाजा लगा सकता है ये लिमिट कितनी है, ये वाली लिमिट। इसको फिर डबल कर लेंगे तो वो सरकमफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने उस जमाने में सैटेलाइट की मदद के बगैर अपनी नॉलेज इस्तेमाल करते हुए, अपनी कैलकुलेशंस को इस्तेमाल करते हुए अर्थ का सरकमफेरेंस मेजर किया, जो कि बाद में जब लोगों ने सैटेलाइट की मदद से मेजर किया तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा था। एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं था, कुछ कम या ज़्यादा था, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल था। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने एक दफ़ा ये टास्क भी दिया था कि वो एक्सप्लेन करेंगे कितना कैलकुलेट किया था, और फिर उन्होंने जो है वो एक्सप्लेनेशन भी दी थी। तो आप लोग भी वो कर सकते हैं, अभी नहीं बाद में इंशाल्लाह मैं इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट भी दूंगा, असाइनमेंट भी दूंगा आप लोगों को। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बच्चों जीपीएस सिस्टम जो है ना वो हमारी लोकेशन बताता है। हम अर्थ पर अभी कहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ये लोकेशन बताता है जीपीएस सिस्टम। ये जीपीएस सिस्टम है कि हम दुनिया में इस टाइम कहाँ मौजूद हैं। तो इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को भी किसने एक्सप्लेन किया, किसने डिस्कवर किया था? अल बैरूनी ने। ठीक है। तो ही डिटरमिन, इन्होंने मेथड दिया कि हम किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं। ही डिटरमिन द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये कुछ इमेजनरी लाइंस होती हैं बेटा जो लोकेशन ट्रेस करने के काम आती हैं। इमेजनरी लाइंस हैं, ये रियल में नहीं होती। हमने अर्थ के ग्लोब पे, मैप पे बनाई हुई है लोकेशन फाइंड करने। जैसे पाकिस्तान दुनिया में किस जगह मौजूद है, तो उसकी एक लोकेशन है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की टर्म। ठीक है।
आप लोगों का टास्क ये है, आप लोगों ने पाकिस्तान की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लोकेशन बतानी है कि पाकिस्तान का लैटिट्यूड यानी कि लेट से पाकिस्तान यहाँ पर है तो कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइंस के दरमियान पाया जाता है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये बताना है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ करके ही होगी और ईस्ट करके होगी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लोकेशन। ये आप लोगों का टास्क है, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास। तो एक प्लेस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे निकालते हैं इन्होंने डिटरमिन करना सिखाया, मेथड बताया किस तरह हम डिटरमिन कर सकते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस बगैर सैटेलाइट के। ठीक है, इसके साथ साथ अच्छा ये तीनों मैं मिटा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो जल्दी से लिख लें। पहली कंट्रीब्यूशन है, he proved that earth is round, he measured the circumference of earth, he determined the latitude and longitude of a place, gave method to determine the latitude and longitude of a place। जल्दी से लिख लीजिए। he proved that earth is round, he measured circumference of earth। मैंने भी एक्सप्लेन किया सर्कमफेरेंस कहते हैं किसी भी सर्कुलर बॉडी की आउटर बाउंड्री जो होती है उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। और थर्ड क्या है, डिटरमिन द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि लोकेशन फाइंड करने के काम आती हैं। आजकल इसको हम लोग सैटेलाइट से मेजर करते हैं। इन्होंने उस टाइम एक मेथड दिया बगैर सैटेलाइट के हम किस तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फाइंड कर सकते हैं प्लेस। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं इनकी नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन की तरफ जो कि स्टिल इसी से रिलेटेड है, अर्थ से, सन से, मून से। तो इन्होंने क्या किस बारे में बताया, ही डिस्कस not only about earth but also movement of sun and moon। ये जो हमारा सन और मून है, सन है पास होता है मून, अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रही है, मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूमता है। इसकी मूवमेंट कैसी होती है और इसी से पता चला एक्लिप्स कैसे होता है। अभी देखा ना, एक्लिप्स होता है सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। एक केस में क्या होता है कि सूरज और दुनिया के बीच में मून आ जाता है तो सूरज गायब हो जाता है, और एक केस में क्या होता है कि सूरज और मून, मून अगर यहाँ पर आ जाए तो उसके बीच में दुनिया आ जाएगी तो सूरज हमें ब्लैक नजर आएगा। इसको लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक्लिप्स कैसे हैं ये इसी मूवमेंट से पता चला, यानी कि नॉट ओनली अबाउट द मूवमेंट बट आल्सो द एक्लिप्स। तो व्हाट इज लूनर एक्लिप्स एंड व्हाट इज सोलर एक्लिप्स। अभी आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले कराची में हुआ भी था सोलर एक्लिप्स। तो हुआ क्या था, सूरज और दुनिया के बीच में मून आ गया था। तो पूरा सूरज तो गायब नहीं होगा बच्चों, लेकिन ये वाला इलाका जो है यहाँ पर अंधेरा हो गया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती क्योंकि बीच में मून आ जाता है। ऑब्वियसली मून छोटा है लेकिन कुछ इलाके को तो शेड दे देगा ना, सही, इसलिए यहाँ पर जो है अंधेरा हो जाता है। इसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स, जब सूरज और दुनिया के बीच में मून आ जाता है। तो एक्लिप्स के बारे में भी हम इसी में कहेंगे कि उनकी मूवमेंट और एक्लिप्स के बारे में बताया है इन्होंने। ठीक है, सेकेंड, डेंसिटीज। बहुत सारे मेटल्स की डेंसिटीज के बारे में भी मैंने पढ़ा, ये भी अर्थ के क्रस्ट से रिलेटेड ही। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों ज्योग्राफी का। अर्थ के क्रस्ट में से बेटा डिफरेंट तरह के मेटल्स मिलते हैं, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। इसमें से बहुत सारे मेटल्स की डेंसिटीज, डेंसिटीज का मतलब है कौन सा भारी होगा कौन सा हल्का होगा। अगर 1 मीटर क्यूब मेटल में आयरन है आपके पास और 1 मीटर क्यूब का एक ब्लॉक कॉपर का है आपके पास, तो दोनों का वजन डिफरेंट होगा क्योंकि बच्चों दोनों की डेंसिटी में फर्क होगा।
जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा डेंस होता है वो भारी भी उतना ही होता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हल्का होता है, लाइट होता है। जैसे और आयरन, जैसे आपके पास हो तो वुड वाला हल्का होगा और आयरन वाला भारी होगा, क्योंकि दोनों की डेंसिटी में फर्क है। इसी तरीके से डिफरेंट मेटल्स की डेंसिटीज में भी फर्क है, सारे मेटल बराबर के नहीं है। ठीक है, अगर वजन नापा जाए गोल्ड का और सिल्वर का, अगर इतना बड़ा ब्लॉक गोल्ड का है उसका वजन कुछ और होगा, और इतना ही बड़ा ब्लॉक, इतने ही साइज का ब्लॉक सिल्वर का है तो उसका वजन कुछ और होगा, क्योंकि दोनों की डेंसिटी में फर्क है। तो बहुत सारे मेटल्स की डेंसिटीज उन्होंने डिस्कवर की। ही डिस्कवर्ड डेंसिटीज ऑफ वेरियस मेटल्स। और लास्ट टाइम इनकी कंट्रीब्यूशन जो हम डिस्कस करेंगे, इन्होंने बताया अर्थ इज नॉट स्टेशनरी। ये छोटी सी बात नहीं है बेटा। अर्थ स्टेशनरी यानी कि रुकी हुई नहीं है, अर्थ चल रही है, फ्लोट कर रही है। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ फ्लोट कर रही है। इसको भी किसने एक्सप्लेन किया? अल्बेरूनी ने। क्योंकि लोगों का बेटा एक तो ये मानना भी था कि अर्थ फ्लैट है, साथ ही साथ ये मानना भी था कि सूरज और चांद ये सब चीजें चलती हैं और दुनिया रुकी हुई है। लेकिन इन्होंने प्रूव किया कि अर्थ रुकी हुई नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, बल्कि फ्लोट कर रही है हमारे यूनिवर्स। अर्थ इज नॉट स्टेशनरी बट इट इज फ्लोटिंग इन अ स्पेस या सोलर सिस्टम। ठीक है, ये 3 पॉइंट भी लिख लें आप अपने पास। नंबर 1, he discussed movement of sun and moon. Number 2, he found the densities of various metals. He found the densities of various metals. वो कौन कौन से मेटल्स थे उसके बारे में डिटेल नहीं है हमारे पास बुक में, लेकिन बस ये है कि काफ़ी मेटल्स की डेंसिटीज इन्होंने जो है फाइंड की थी। ऑब्वियसली वो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है कौन कौन से वो मेटल्स थे। वो टास्क मैं नहीं दे रहा हूँ फिलहाल, मैंने टास्क आपको दिया है, वो आपको पता कर। और लास्ट हमारे पास ही proved that Earth is not stationary but it is floating in our space. ये थी कंट्रीब्यूशन हमारे पास अलबेरूनी की। आई होप आप सबने ये नोट डाउन भी कर लिया और समझ में भी आ गया है सबको। अगर किसी कुछ क्वेश्चन हो तो वो रेज हैंड करके पूछ सकते हैं बेटा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पाकिस्तानी मुस्लिम साइंटिस्ट, यानी कि 2 ऐसे साइंटिस्ट हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड के यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद के हैं। फबिया कुछ पूछ नहीं? जी फबिया बेटा पूछिए। सर आप फिर से टास्क रिपीट कर सकते हैं? ठीक है बेटा मैं कर देता हूँ। कोई बताना चाहेगा क्या टास्क दिया है मैंने? चैट में बताएं जरा। कोई बताना चाहेगा कि मैंने क्या टास्क दिया है? शाबाश बुशरा, शाबाश हरीशा। बेटा मैंने बताया था आपको कि पाकिस्तान का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, पाकिस्तान की लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या है। कामरान बेटा वो तो लिखनी है आपने, इंफॉर्मेशन तो उनके जो इंट्रोडक्शन है वो तो सबका ही लिखना है। साथ ही साथ आपने पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन जो है ना, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान लिख के सर्च करेंगे तो उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ आ रहा होगा आपके पास। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे थे पाकिस्तानी मुस्लिम साइंटिस्ट। पाकिस्तानी होने का मतलब है पाकिस्तान बनने के बाद के साइंटिस्ट होंगे। इसमें पहले हमारे पास डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है बेटा, इनका पाकिस्तान से ताल्लुक है। और लेकिन इनकी जो मेन कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे बहुत लिमिटेड। याद रखिएगा बेटा, जितने भी मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनके बारे में ज़्यादा आप वो नहीं पढ़ेंगे, फील्ड ऑफ वर्क उनका ज़्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि आजकल के दौर के अंदर
ये ट्रेंड पाया जाता है कि कोई एक बंदा वो किसी खास फील्ड में एक्सेल करता है, बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है, स्पेशलाइजेशन करता है। ठीक है, पहले कोई डॉक्टर इंजीनियर होता था, अब वो डॉक्टर नॉर्मली हर चीज का डॉक्टर, लेकिन अब आपने देखा है बोन्स के डॉक्टर अलग होते हैं, ईएनटी डॉक्टर अलग होते हैं, कैंसर के डॉक्टर्स अलग होते हैं, डेंटल डॉक्टर्स अलग होते हैं, और डेंटल के अंदर भी फिर बहुत सारी टाइप्स आती है ना। तो स्पेशलाइजेशन का दौर आ चुका है, रिसर्च बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो इसी वजह से इनकी फील्ड आपको एक ही नजर आएगी। फिलहाल इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो हम दो हैं हमारे पास, इनका भी इंट्रोडक्शन आपने लिखना है। सारे साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन तो लिखना ही है, ताकि इस बहाने आप लोग कुछ रिसर्च कर लेंगे, वरना आप लोग सिर्फ जो बता रहा हूँ वही नोट डाउन कर लेंगे और कुछ देखेंगे। और डॉक्टर अब्दुल सलाम को बेटा नोबेल प्राइज दिया गया था। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर व्हाट? फॉर GUT। नोबेल प्राइज जो है ना बेटा, एक बहुत फेमस अवार्ड है, जो कि किसी बहुत यूनिक काम के लिए, यूनिक कंट्रीब्यूशन के लिए, ग्लोबली किसी खास मुल्क में नहीं, दुनिया में किसी भी हिस्से में अगर कोई बंदा कोई बहुत यूनिक और बहुत कोई स्पेशल और बहुत ऐसा हेल्पफुल काम करता है जिससे लोगों को, इंसानों को बहुत फायदा हो, पूरी दुनिया को बहुत फायदा हो, तो उसको फिर ये सिलेक्ट करके नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर GUT। व्हाट इज GUT? ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी जिसको बोलते हैं GUT, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। इस थ्योरी, ये भी आप समझ नहीं पाएंगे क्या ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, इसलिए सिर्फ इसका नाम याद रख लें। एक थ्योरी इन्होंने पेश की थी, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ये इनकी पहली अचीवमेंट है, कंट्रीब्यूशन अचीवमेंट में इनकी पहली अचीवमेंट है ये। और दूसरी जो इनकी कंट्रीब्यूशन के तौर पे आप काउंट कर सकते हैं, लिखना तो आपका खैर सब एक ही साथ है, वो है रिसर्च फैसिलिटी। इटली में इन्होंने, इटली के अंदर एक ऐसे रिसर्च सेंटर, रिसर्च फैसिलिटी बनाई है जहां पर डेवलपिंग कंट्रीज के साइंटिस्ट जाके अपनी रिसर्च को फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? एक बहुत जीनियस बंदा है, लेकिन उसके मुल्क के हालात ऐसे नहीं है, उसके मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसको कोई ऐसा सेंटर मिले। ऑब्वियसली अपने घर में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के तो वो रिसर्च करेगा नहीं। जैसे डॉक्टर को अगर ऑपरेशन करना है तो उसके लिए एक ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, तो ऑपरेशन थिएटर में सारे टूल्स मौजूद होंगे, वहाँ पर मेडिसिन मौजूद होंगी, वहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद होंगे जो उसके काम में आएंगे। इसी तरीके से जब रिसर्च करनी होती है किसी नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, किसी नई इन्वेंशन से रिलेटेड, तो उसके लिए हमें रिसर्च फैसिलिटी या रिसर्च सेंटर चाहिए होता है, जिसमें जो कि पाकिस्तान में बहुत कम है, और पाकिस्तान जैसे दूसरे मुल्कों में बहुत कम है। तो उन्होंने एक ऐसा रिसर्च फैसिलिटी बनाई है जहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज के लोग, जैसे पाकिस्तान और इस तरह के लोग, जाकर अपनी रिसर्च को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल। ठीक है, ये इनकी दो कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ ली थी डॉक्टर अब्दुल कलाम। क्लियर है बेटा? फर्स्ट क्या है? ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। और नंबर टू क्या है? ही एस्टैब्लिश्ड अ रिसर्च फैसिलिटी इन इटली। ही established research facility in Italy where scientists from developing countries can put forward their research. He established a research facility he established a research facility in Italy where scientists from developing countries, डेवलप कंट्रीज नहीं, डेवलप कंट्रीज के पास तो अपने बहुत सारे रिसर्च सेंटर होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज वो होती हैं जिनके हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होते हैं, लेकिन हो रहे हैं ऐसा ऐसा बेहतर। डेवलपिंग कंट्रीज हम उनको बोलते हैं। ये कैटेगरीज बनाई हुई हम लोगों ने दुनिया के अंदर, ये सारी डेवलप कंट्रीज हैं, ये डेवलपिंग हैं, ये ग्रोइंग है। ठीक है, G8 और इस तरीके से इनको नाम दिया जाता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज के साइंटिस्ट यहाँ पे जाके अपनी रिसर्च को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है,
ये थे डॉक्टर अब्दुल सलाम। अब हमारे पास जो लास्ट हैं मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट, वो हैं डॉक्टर AQ खान, हमारे नेशनल हीरो, इनके बारे में जो सबने सुना होगा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। तो ये बता सकता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने क्या कारनामा किया भाई, जो हमारे नेशनल हीरो हैं ये? कोई बताना चाहेगा? You can raise your hand if someone wants to answer this question. मुस्तफ़ा हुसैन, बुशरा ने भी जवाब दिया है, शाबाश बुशरा। मुस्तफ़ा को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, मुस्तफ़ा हमें बताएंगे कि क्या कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर AQ खान की। सर इन्होंने एटम बम बनाया था। वेरी गुड। पाकिस्तान, बेटा मैं आपको बताया चलूँ इसकी अहम बात क्या है, इनके इस एटम बॉम्ब की अहम बात क्या है। पाकिस्तान जो है बेटा पहला मुस्लिम मुल्क है, इतने सारे मुसलमान मुल्क हैं दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान पहला मुस्लिम मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर बना था। यानी कि जिस तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया या न्यूक्लियर एक जो है न्यूक्लियर प्लांट बना लिया था, इन्होंने मुल्क के लोगों में या इनके अंदर खुद एक बहुत पेट्रियाटिज्म का जज्बा था। वो कैसे हम बोलेंगे, किसी को कैसे समझाएं पेट्रियाटिज्म की वजह से इन्होंने काम किया, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है बेटा हॉलैंड में काम कर रहे थे। ही वॉज वर्किंग इन हॉलैंड, ही वॉज वर्किंग इन हॉलैंड, द गवर्नमेंट ऑफ हॉलैंड, ये इस पे काम कर रहे थे। जी हाला बेटा, पूछिए क्या पूछिए। मैंने पूछना था कि मैंने उनके बारे में सुना था कि वो भी हुए थे, ये जेल भी गए थे। हाँ बेटा बताता हूँ, उसके बारे में भी बताता हूँ, उसके बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। तो ये ही वॉज वर्किंग इन हॉलैंड और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहे थे विद द गवर्नमेंट ऑफ हॉलैंड, तो उनको अच्छा खासा पैसा मिलता होगा। लेकिन ये वो सब चीज़ें, सब फेम वगैरह छोड़कर पाकिस्तान वापस आए और पाकिस्तान का न्यूक्लियर इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ऑब्वियसली अकेले नहीं होंगे, इनके साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी होगी, आर्मी भी होगी और 10 तरह के और साइंटिस्ट भी होंगे। लेकिन जो पूरा एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था वो इन्होंने स्टार्ट किया। पैसा शोहरत सब छोड़ दी और अपने मुल्क से मोहब्बत के जज्बे में यहाँ पर आया और उन्होंने पूरा एक कायम किया और पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया है, ठीक है। तो इनकी पहली कंट्रीब्यूशन ये ही मेड पाकिस्तान a न्यूक्लियर पावर। उसके हेड यही थे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के हेड यही थे, इवन अभी भी हैं। अच्छा ये तो इनकी पहली कंट्रीब्यूशन। अब इनका मैं आपको बताता हूँ कि इनके अचीवमेंट क्या क्या है। इनको अवार्ड दिया गया, ही वॉज अवॉर्डेड, नोट कर लिएगा ये, इससे क्विज होगा। ही वॉज अवॉर्डेड हिलाले इम्तियाज। बेटा हर मुल्क के ना अपने अवार्ड्स होते हैं, जैसे इंडिया का एक अवार्ड है वीर चक्र, आई गेस जैसे पाकिस्तान के अंदर निशाने हैदर होता है, इसी तरीके से वहां पर वो इनका एक अवार्ड होता है। अच्छा दो तरह के अवार्ड होते हैं बेटा, एक होते हैं सिविल और एक होते हैं मिलिट्री। मिलिट्री अवार्ड का मतलब है वो सिर्फ आर्मी वालों को या फोर्सेस को मिलेंगे, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। और जो सिविल अवार्ड है वो हम जैसे सिविलियंस को मिलता है, अगर हम कोई बहुत अच्छा और अजीम काम करेंगे तो हमें फिर ये सिविल अवार्ड मिलेगा। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिविल अवार्ड है हिलाले इम्तियाज, तो इनको हिलाले इम्तियाज दिया गया। फबीहा कुछ पूछ रही जी फबीहा। सर आप इसका क्विज कब लेंगे? बेटा मैं अनाउंस कर दूंगा, जब होगा मैं अनाउंस कर दूंगा, इससे पहले अनाउंस कर दूंगा। ओके सर। नेक्स्ट वीक में होगा, इस वीक में नहीं होगा, ठीक है। तो ही वॉज अवॉर्डेड हलाल इम्तियाज बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। साथ साथ नोट डाउन कर लो, टाइम कम है हमारे पास। इनकी इस कंट्रीब्यूशन पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको हिलाल इम्तियाज अवार्ड किया। इसके अलावा जो हमारा नेशनल रिसर्च सेंटर था, वही जो रिसर्च मैंने बताया ना, पाकिस्तान का भी अपना होगा एक नेशनल रिसर्च सेंटर, उसका नाम चेंज करके रख दिया गया AQ खान रिसर्च सेंटर।
गॉट इट। मतलब पाकिस्तान का जो नेशनल रिसर्च सेंटर है उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, AQ खान रिसर्च सेंटर। क्यों रखा? ऑब्वियसली हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो इनकी जो है इस कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारा जो नेशनल रिसर्च सेंटर है उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया बच्चों, AQ खान रिसर्च सेंटर। ये भी इनकी एक अचीवमेंट है, ठीक है। और इसके अंदर भी जो है डिफरेंट न्यू इन्वेंशन पे काम होता है, डिफरेंट न्यू रिसर्च पे काम होता है इस रिसर्च सेंटर के अंदर। अब जो हाला पूछ रही थी कि जेल भी गए थे, जी बेटा ऐसा होता है क्योंकि देखो पॉलिटिकल इश्यूज जो होते हैं ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इस तरह के लोगों के ऊपर ज्यादा दबाव होता है, ज्यादा प्रेशर होता है, इस तरह के लोगों को फ्रीली नहीं घूमने देते। तो इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इनको जेल नहीं, इनको हाउस अरेस्ट किया गया था, क्योंकि इन पे कुछ क्लेम थे कि इन्होंने शायद ईरान को जो है अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है ना वो दिया है। जैसे पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना है तो ईरान की भी इन्होंने मदद की। तो बजाय इसके कि हम इनको दूसरे मुल्क के हवाले करते, हम लोगों ने इनको अपने मुल्क में ही जस्ट टू नॉर्मलाइज द इंटरनेशनल प्रेशर हमने इनको हाउस अरेस्ट किया। लेकिन स्टिल ये हमारे हीरो हैं बेटा। देखो इनकी किताब के बारे में इनके मुतालिक पढ़े, इनके डिटेल्स पढ़े तो हमारे लिए नेशनल हीरो हैं ये। बाकी वो सब चीज़ें वो तो बेटा पॉलिटिक्स है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो ये है बेटा हमारे आखिरी मुस्लिम साइंटिस्ट और पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। जितने अभी तक हमने पढ़े हैं इनके इंट्रोडक्शन आपने लिखने हैं, जो टास्क दिया है वो लिखना है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। लेक्चर रिकॉर्डेड है, आपके पास बाद में अवेलेबल होगा, वहां से आप रिव्यू भी कर सकते हैं क्योंकि इसका नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह क्विज होगा। सेकंड मुस्लिम साइंटिस्ट है बेटा याकूब किंदी। उनका फील्ड ऑफ वर्क था ऑप्टिक्स और साउंड से और मेडिसिन से रिलेटेड। साउंड में उन्होंने ज्यादा काम किया था, जैसे अजमल हैशम ने नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया था, याकूब किंदी ने नेचर ऑफ साउंड के बारे में बताया कि साउंड का नेचर क्या है, एनर्जी है या मैटर है, उन्होंने एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ उन्होंने म्यूजिकल नोट्स, जो जिसको हम उर्दू में सुर ताल बोलते हैं, जो सुर होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो प्ले किए जाते हैं, उनको फ्रिक्वेंसीज के टर्म्स में बताया कि इनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है। फ्रिक्वेंसी की मदद से ये होगा कि अब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में उसको कॉपी कर सकते हैं, हम उस फ्रिक्वेंसी का साउंड क्रिएट करके बिल्कुल वैसी आवाज निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरे साउंड की फ्रिक्वेंसी, पिच और क्वालिटी पता चल गई तो आप बिल्कुल मेरी आवाज की आवाज पैदा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बड़ों की आवाज अक्सर बच्चों की आवाज में कन्वर्ट कर देते हैं ना, वो फ्रिक्वेंसी चेंज करने से होता है। यानी कि सारा गेम जो है फ्रिक्वेंसी का है, साउंड डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे, साउंड में जो डिफरेंस होता है। तो म्यूजिकल नोट्स की क्या फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो याकूब किंदी ने बताई, उन्होंने टाइप के बारे में बताया था। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि जो उन्होंने ऑप्टिक्स में काम किया था, रिसर्च की थी, उसको लैटिन में ट्रांसलेट किया गया था। लैटिन में ट्रांसलेट करने का मतलब है दूसरी कॉमन इसको ट्रांसलेट करके उस पर स्टडी की होगी, ठीक है। और क्लास इज अबाउट टू एंड, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा बेटा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग अब नेक्स्ट क्लास में भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।